जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी गुलाम वंश, और गुलाम वंश के अंतर्गत हम लोगों ने कल कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़े थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो क्या था? गुलाम वंश का संस्थापक जिसको कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की जब 1210 में मृत्यु हो गई, 1210 में क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र था, ये पुत्र था आराम शाह। आराम शाह शासक बना। आराम शाह क्या बना? शासक बना। ठीक है। अब ये आराम शाह जो शासक बना है, ऐसा कहा जाता है कि यह क्या था? अयोग्य था, अयोग्य था एवं विलासी प्रवृत्ति का था। ठीक है जी। तो ये जो आराम शाह था, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र, ये क्या था? विलासी प्रवृत्ति का था, प्लस क्या था? अयोग्य था। इसलिए क्या हुआ? इसके शासनकाल में विद्रोह प्रारंभ हो गया। विद्रोह प्रारंभ हो गया तो विद्रोह प्रारंभ होने के वजह से फिर यहाँ के जो अमीर और उलेमा थे, अमीर और उलेमा वर्ग, इन्होंने क्या किया? उस समय बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का? बदायूं। बदायूं का गवर्नर कौन था? तो बदायूं का जो गवर्नर था उसका नाम था क्या? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। तो बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को क्या किया? आमंत्रित किया शासक बनने के लिए, सुल्तान बनने के लिए, कि आओ आप क्या करो? शासन करो। तो फिर इल्तुतमिश आया और इल्तुतमिश ने पराजित किया किसको? आराम शाह को, और उसके बाद इल्तुतमिश सुल्तान बना। तो याद रखिएगा, ये जो आपका आराम शाह था, इसकी भी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। लाहौर की राजधानी या लाहौर से क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। तो यहाँ पर उसमें क्या बताया? कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में जब मृत्यु हो गई चौगोन खेलते वक्त घोड़े से गिरकर, उसके बाद इसका पुत्र शासक बना आराम शाह। ये क्या था? विलासी प्रवृत्ति का था, प्लस अयोग्य था। तो इसके शासनकाल में क्या होने लगा? विद्रोह होने लगा। और विद्रोह को देखते हुए जो अमीर और उलेमा वर्ग थे, इन्होंने क्या किया? इल्तुतमिश नामक व्यक्ति को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था, इसको आमंत्रित किया शासन करने के लिए। और यहाँ आया, आराम शाह को क्या किया? पराजित किया, और उसके बाद क्या किया? गद्दी पर बैठा, शासन करने लगा। ठीक है जी। तो याद रखिएगा, इस तरीके से कौन आया? इल्तुतमिश आया और शासन करने लगा। अब इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा बात करना है, अपने को पढ़ना है। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा सामान्य बातें। प्लस इसका निर्माण कार्य, या निर्माण कार्य को बाद में देखेंगे। इसका युद्ध देखेंगे, इसके बाद इसका निर्माण कार्य, और साथ में क्या? इक्तेदारी प्रथा। इक्तेदारी प्रथा है ना, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर देखेंगे टाइम अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इक्तेदारी प्रथा के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज इसी वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, इल्तुतमिश वो 1210 में ही ये भी शासन बना, और 1210 से 1236 तक इसने क्या किया? गुलाम वंश को रिप्रेजेंट किया, गुलाम वंश का शासक बना रहा। चलिए, अब सामान्य बातें के अंतर्गत इल्तुतमिश के बारे में क्या क्या जानना है। इल्तुतमिश के सामान्य बातें, तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश के बारे में बोला जाता है कि यह भी एक क्या था? यह भी एक गुलाम था। कौन था? गुलाम था, है ना। और ये क्या था? इल्बरी तुर्क था। इल्बरी तुर्क था। इल्बरी तुर्क था। ठीक है। साथ में यह क्या था? ऐबक का दामाद था। ऐबक का क्या था? दामाद था। ठीक। शासक बनने के बाद इसने क्या किया? तो शासक बनने के पश्चात
शासक बनने के पश्चात कुछ काम किए, बनने के पश्चात इसने क्या किया, तो राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनाया, राजधानी बनाई, कहाँ से, राजधानी बनाई लाहौर से दिल्ली स्थापित कर दिया। और इसके बाद से ही क्या होता है, अब दिल्ली केंद्र रहेगा, क्या, शासन का केंद्र दिल्ली बन जाता है। और अब से लेकर पूरा 1526 तक, मतलब मुगलों से पहले तक या मुगल काल से जस्ट स्थापना के पहले तक दिल्ली क्या रहता है, शासन का केंद्र रहता है। इसलिए इस पूरे समय को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसने क्या किया, तो खलीफा से, याद रखिएगा खलीफा, लास्ट क्लास में बताएंगे इसके बारे में, खलीफा से सुल्तान की पदवी, सुल्तान की पदवी प्राप्त की, सुल्तान की पदवी प्राप्त की। अब सुल्तान की पदवी प्राप्त की मतलब क्या किया, खलीफा ने इसको क्या माना, सुल्तान घोषित कर दिया। और सुल्तान ने इसको घोषित किया, इसका मतलब क्या किया, इसको प्रमाण पत्र दिया। और खिलअत, जो कल मैं बताया हूँ लास्ट क्लास में कि सुल्तान से पदवी प्राप्त की, तो पदवी प्राप्त की इसका मतलब दो चीज़, एक तो इसको प्रमाण पत्र मिला खलीफा से, सुल्तान के लिए क्या मिला कि सुल्तान होकर के प्रमाण पत्र, और दूसरा क्या, खिलअत, ये क्या था, खिलहत वस्त्र था जो सुल्तान लोग पहनते थे, तो खिलहत नामक वस्त्र प्राप्त किया। और सुल्तान की पदवी प्राप्त करने के पश्चात इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया, अपने आप को क्या किया, सुल्तान घोषित किया। तो अपने आप को यह सुल्तान घोषित किया तो दो काम करवाए, सुल्तान घोषित करवाए तो क्या कराया, एक तो क्या कराया, इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, खुतबा पढ़वाया, और दूसरा क्या किया, अपने नाम के सिक्के जारी किए, सिक्के जारी किए। तो सिक्के जारी किए इन द सेंस क्या 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 किया, एक किया चांदी का सिक्का और दूसरा किया तांबे का सिक्का। चांदी के सिक्के को बोला जाता था टका और तांबे के सिक्कों को बोला जाता था क्या, जीतल, याद रखिएगा। और इस सिक्कों में अरबी भाषा में सुल्तान का नाम अंकित होता था। ठीक है, इस लाइन को आप लिख लीजिएगा, क्या, सुल्तान की पदवी प्राप्त की इसने खलीफा से। तो सुल्तान की पदवी प्राप्त की इन सेंस क्या किया, एक तरफ प्रमाण पत्र हासिल किया और दूसरी तरफ खिलहत नामक वस्त्र हासिल किया। इसके बाद इसने आपको क्या किया, सुल्तान भी घोषित किया, और सुल्तान घोषित करने के बाद अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और साथ में सिक्के जारी किए चांदी और तांबे के। तो चांदी के सिक्का को टका बोला गया और तांबे के सिक्के को जीतल बोला गया। और यह सिक्के में शुद्ध अरबी भाषा में सुल्तान का नाम अंकित होता था। इस चीज़ को याद रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या किया, उसके बाद इसने क्या किया, अच्छे से प्रशासन चलाने के लिए तुर्कान ए चहलगामी या चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी या गामी के जगह गानी भी लिखा रहता है कई जगह, तुर्कान ए चहलगामी, या इसको क्या बोला जाता था, चालीसा, चालीसा का गठन किया। क्या बोला जा रहा है, तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा का गठन किया। तो ये क्या था, तो ये 40 शक्तिशाली तुर्क सरदारों का समूह था। 40 शक्तिशाली तुर्क सरदारों का समूह था, सरदारों का क्या था, समूह था। ठीक है, 40 शक्तिशाली तुर्क सरदारों का समूह था। इनका काम क्या होता था, तो काम क्या था, प्रशासन चलाना। प्रशासन इसी के नियंत्रण में होता था। प्रशासन पर क्या करते थे, प्रशासन पर नियंत्रण इनका होता था, पूरा प्रशासन यही संभालते थे। और ये किसके नियंत्रण में रहते थे, सुल्तान के। तो इनके ऊपर ये नियंत्रण करते थे संपूर्ण प्रशासन को, और स्वयं ये किसके नियंत्रण में थे, इल्तुतमिश के। तो याद रखिएगा चालीसा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का सदस्य था बलबन, और बलबन जब बनता है सुल्तान तो इसको नष्ट कर देता है, चालीसा को समाप्त कर देता है। तो याद रखिएगा तुर्कान ने चहलगामी का गठन किया था। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा, और इल्तुतमिश के बारे में मैंने क्या बताया
सामान्य बातें के अंतर्गत कि इल्तुतमिश क्या था भाई, स्वयं में गुलाम था, इल्बरी तुर्क था और ऐबक का क्या था, दमाग था। शासक बनने के पश्चात इसने क्या किया, राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थापित कर ली, खलीफा से सुल्तान की पदवी प्राप्त की, प्रमाण पत्र और खिल्लत नामक वस्त्र क्या किया, प्राप्त किया। साथ में क्या किया, उस अपने आप को सुल्तान घोषित किया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के चलवाए। इससे पहले जो था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था, मुमालिक और सिपा सलार नामक पदवी धारण की थी, उपाधि धारण की थी और लाख बख्श उसको लोग कहते थे, है ना। अपने आप को सुल्तान घोषित वो नहीं किया था, इसने ये काम किया, अपने आप को सुल्तान घोषित किया। और साथ में क्या कर दिया, तुर्कान चहलगामी नामक एक संस्था का गठन किया गया, जिसको चालीसा भी बोला जाता था। 40 शक्तिशाली तुर्क सरदारों का ये क्या था, एक संगठन था, समूह था, जिसका काम क्या था, प्रशासन पर नियंत्रण रखना। पूरा प्रशासन यही चलाते थे और स्वयं किसके नियंत्रण में थे, सुल्तान के। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके युद्ध की। इसके अगर युद्ध की बात करें तो आप जान रहे हो कि भाई इस समय इसके दुश्मन जो हैं, जो ऐबक के भी थे, कौन है, एक है आपका यल्दौज, दूसरा है आपका कुबाचा, ठीक है, कौन है, कुबाचा, ठीक है। तो याद रखिएगा यल्दौज और कुबाचा। इसके अलावा इसने क्या किया, चंगेज खां से दिल्ली सल्तनत को बचाया। कैसे बचाया बताऊंगा। चंगेज खां से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की, कैसे की बताएंगे। इसके अलावा अगर बोला जाए तो इसने बंगाल, रणथंभौर और मंदसौर को भी जीता। किसको जीता, बंगाल में इस समय था गयासुद्दीन, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, मेरी गयासुद्दीन आजम खिलजी। इसने क्या कर दिया था, अधीनता, दिल्ली सल्तनत की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था, तो इसको पराजित किया, अधीनता फिर मानी इसने, और साथ में क्या किया, मंदसौर और रणथंभौर को भी जीता। चलिए यल्दौज की बात करें तो यल्दौज के बारे में हमने पढ़ा है कि यल्दौज कौन था, ताजुद्दीन यल्दौज। ये क्या कर रहा था, गजनी में शासन कर रहा था, ठीक है। तो गजनी में जब शासन कर रहा था, इस समय ये क्या था, ये आ गया था लाहौर के आसपास। लाहौर के आसपास क्या कर रहा था, पंजाब में शासन कर रहा था। तो इसने क्या किया, यल्दौज को, ये पंजाब में शासन कर रहा था ना, कहाँ शासन कर रहा था, पंजाब में शासन। तो यल्दौज को क्या किया, इसने पराजित किया, पराजित करके इसको बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद इसकी क्या कर दी, हत्या करवा दी, और पंजाब पर नियंत्रण स्थापित किया। पंजाब से शासन कर रहा था इस दौरान कौन, यल्दौज। तो यल्दौज को पराजित करके बंदी बनाया, उसकी हत्या करा दी और पंजाब पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद जब कुबाचा था, जो सिंध और मुल्तान पर शासन कर रहा था, सिंध और मुल्तान पे क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, तो इसको क्या किया, इसने कुबाचा पर आक्रमण किया और इसको भी इसने क्या किया, पराजित किया। और पराजित चलिए तो क्या किया, कुबाचा को पराजित किया और सिंध एवं मुल्तान पर क्या किया, नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद इसने क्या किया, याद रखिएगा, ख्वारिज्म का शाह, ख्वारिज्म का शाह जो था, इसका नाम था, जो था वो था जलालुद्दीन बर्नी, जलालुद्दीन बर्नी। तो ये जो ख्वारिज्म का शाह था जलालुद्दीन बर्नी, ये चंगेज खां से छिपते छुपाते भाग कर कहाँ आया, इल्तुतमिश के पास आया शरण मांगने। चंगेज खां इसका पीछा कर रहा था और ये डर कर उससे भाग रहा था, और ये आया कहाँ, इल्तुतमिश के पास शरण मांगने। तो यहाँ पर क्या हुआ, इल्तुतमिश ने दूरदृष्टि अपनाते हुए क्या किया, इसको शरण देने से मना कर दिया। अगर इसको शरण दे देता तो चंगेज खां क्या करता, डायरेक्ट दिल्ली पर आक्रमण करता। तो इसने क्या किया, दिल्ली पर चंगेज खां, मतलब चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली को बचाया अपनी दूरदृष्टि दिखाते हुए। और इसके अलावा क्या किया इसने, गयासुद्दीन आजम खिलजी जो बंगाल का शासक था, इसने इल्तुतमिश के अधीनता मानने से स्वीकार कर दिया, दिल्ली सल्तनत के अधीनता मानने से, तो इसको पराजित किया, अधीनता मनवाया। साथ में रणथंभौर एवं मंदसौर को भी इसने क्या किया, मंदसौर को विजित किया और अपने साम्राज्य में शामिल किया। तो स्टार्टिंग में मैं जो कुछ पॉइंट बताया इसके पहले वाले स्लाइड में, कि इसने क्या किया, सुल्तान की पदवी प्राप्त की और सुल्तान घोषित करने के बाद खुतबा पढ़वाया, सिक्के जारी किए, है ना, अपने नाम का सिक्का जारी किया, राजधानी को कहाँ किया, लाहौर से दिल्ली लाया, और साथ में क्या किया, तुर्कान चालीसा का निर्माण कराया। और इस तरह से उसने उसके बाद क्या किया, युद्ध
के द्वारा अपने विरोधियों को पराजित करके इन सभी को दिल्ली सल्तनत में क्या किया, शामिल किया, मतलब साम्राज्य का विस्तार किया। यह उपरोक्त जो कारण बताया ना, इन्हीं कारणों से इस इल्तुतमिश को क्या बोला जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इस दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो कहलाता है इल्तुतमिश। याद रखिएगा, संस्थापक कौन है तो उसमें आपका नाम आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक की नाम ली जाएगी तब किसका नाम आएगा, इल्तुतमिश का। ठीक है, तो आप एक लाइन में ये भी लिख सकते हो कि इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है करके। अब मेंस में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को क्यों कहा जाता है, तब आपको ये सब पॉइंट बताना पड़ेगा। ठीक है, कि इसने क्या किया, सुल्तान की पदवी प्राप्त की, सिक्के जारी करवाए, सेना का गठन किया, सैन्य गठन भी किया था। ठीक है, सेना का भी निर्माण किया था, साथ में क्या किया, खुतबा पढ़वाया, सिक्के जारी किया, तुर्केन चालीसा का क्या किया, गठन किया, और साथ में क्या बोलेंगे हम, साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाते हुए अनेक क्षेत्रों को, अपने दुश्मनों को पराजित किया तथा अन्य क्षेत्रों को क्या किया, दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। उपरोक्त कारणों की वजह से इसको क्या बोल दिया जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो हमने पढ़ा आपका क्या, सामान्य बातें और युद्ध। अब इसके बाद इसका निर्माण कार्य देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो, अगर निर्माण कार्य की बात करें तो याद रखिएगा, निर्माण कार्य में निर्माण कार्य, तो सबसे पहले तो इसको बोला जाता है, भारत में मकबरे का जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मकबरे का जनक। क्यों मकबरे का जनक बनाया जाता है, क्योंकि भारत का पहला मकबरा, भारत का पहला मकबरा बनवाया, कहाँ बनवाया था जी, तो सुल्तानगढ़ी में। तो भारत में मकबरे का जनक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसने भारत का पहला मकबरा बनवाया सुल्तानगढ़ी, जो दिल्ली के पास ही महरौली से 8 किलोमीटर दूर स्थित है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो इसका था किसका, तो इसके बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का। याद रखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद का ये क्या था, मकबरा था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, भारत में मकबरे का जनक बोला जाता है। साथ में इसको क्या बोला जाता है, भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। क्या बोला जाता है, गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। यही इसने क्या किया, जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा बना है, यहाँ पर गुंबद का भी निर्माण हुआ है। तो याद रखिएगा, गुंबद निर्माण का क्या बोला जाता है, इसको पिता बोला जाता है। साथ में यदि किया जाए तो क्या बोला जाएगा, तो याद रखिएगा, इसने क्या कहलाया, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार है ना, मीनार लिख लीजिएगा सही, मिटाना ना बड़ा कष्टदायक होता है इसमें। फिर से सेलेक्ट करो, फिर से पेंसिल सेलेक्ट करो, उसके बाद अगेन लिखो। मीनार का क्या करवाया, निर्माण पूरा करवाया। तो मैंने आपको बताया था कि भाई करवाया। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, कि इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने क्या करवाया था, इक्तेदारी प्रथा की प्रारंभ की थी। इक्तेदारी प्रथा, एक लाइन में आप फैक्ट के रूप में इसको यहाँ ऐड कर लेना। ठीक है, कहाँ ऐड कर लेना, नोट्स में अपने, इसी पॉइंट में, सामान्य बातें में, कि तुर्काने चहलगामी का क्या किया था, गठन किया था, और इसने इक्तेदारी प्रथा की क्या की थी, शुरुआत की थी। अब इक्तेदारी प्रथा क्या है, इसकी हम लोग बात अलग से करेंगे। ठीक है, इक्तेदारी प्रथा की क्या की थी, शुरुआत की थी। चलिए ठीक है, तो इक्तेदारी प्रथा क्या था, इसकी बात मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें करूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर अभी जितना टाइम हो गया, कम से कम 15-20 मिनट लगेगा उसको बनाने में,
तो इसको मैं अलग से वीडियो में इक्तेदारी प्रथा को समझाता हूँ आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, है ना। और बढ़िया से पढ़ते जाइए। अब बेफिक्र रहिएगा, मैं हर कुछ बताऊँगा। आप कहीं से भी कुछ भी बुक से पढ़ने का कोशिश करोगे, अच्छी बात है, एक ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, लेकिन हम जो भी बताएंगे ना वहाँ ये आपको एक बुक में नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल 101% मान के रखिए। और जो भी बताएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। अगर कुछ नहीं बताएंगे तो ये मानिएगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए